नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेयर ऑफ कैस्टरविच चैप्टर 30 अपन ने किए थे। चैप्टर 31 से अब स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिटॉर्ट ऑफ द फर्मेटिव वुमेन बिफोर द मैजिस्ट्रेट्स हैड स्प्रेड। तो फर्मेटिव वुमेन का जो मैजिस्ट्रेट के सामने जवाब था वो फैल चुका था सब जगह। एंड इन 4 and 20 hours there were not a person in Casterbridge who remained unacquainted with the story of Henchard's mad freak at Weydon Prior's fair long years before। और 24 घंटे के अंदर कैस्टरब्रिज में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा था जो कि कई साल पहले वेडन प्रायर मेले में हैंचर्ड के द्वारा की गई उसकी पागल और घटिया हरकत से अनजान रहा हो। The amends he had made in afterlife were lost sight of in the dramatic glare of the original act। और उस जीवन के बाद उसने जो सुधार किए थे अपने जीवन में, अपनी जिंदगी जीने के तरीके में, वो सब उस मूल काम की जो चमक थी उस चमक में खो चुके थे। मतलब उसके बाद की जिंदगी अब लोगों के दिमाग से गायब हो गई है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। अब सबके मन में एक ही चीज है कि इसने इतने समय पहले, इतने लंबे समय पहले एक ऐसा घटिया काम किया था। Had the incident been well known of old and always, it might by this time have grown to be rightly regarded as the rather tall, wild oat, but well nigh the single one of a young man with whom the steady and mature, if somewhat headstrong, burgher of today had scarcely a point in common। तो इसके बाद ये कहते हैं कि अगर ये घटना पहले से ही अच्छी तरीके से लोगों को जानी जाती या लोगों को पता चल जाती, तो अब तक तो इस बात को हल्के में ले लिया जाता। मतलब पहले से उन लोगों को इस बात का पता चल जाता तो शायद 20 साल के समय में वो इस चीज को भूल जाते, हल्के में लेके निकाल देते अपने दिमाग से। लेकिन अब ये जो चीज है ना, ये जो खबर है, ये इस कैस्टर ब्रिज में एक युवा व्यक्ति की एक बड़ी जंगली सी खबर के रूप में सबके सामने आई है, जिसके बाद और जिसके साथ आज की स्थिति में शायद ही कोई ऐसा बिंदु होगा, या फिर यूं कहें कि कुछ हद तक इस जिद्दी व्यक्ति का एक कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके ऊपर लोग प्रशंसा करेंगे या इसकी तारीफ करेंगे। अन्यथा इसको कैसा समझा जाएगा? घटिया ही समझा जाएगा इस आदमी को। अगर इस चीज के बारे में, इस हरकत के बारे में पहले पता होता तो शायद अब तक लोग इसको अपने दिमाग से निकाल चुके होते उस बात को। But the act having lain as dead and buried ever since the interspace of years was unperceived। लेकिन तब से ये जो काम था ये मर गया था और ये दफन हो चुका था। और वो जो लंबे वर्षों का जो गैप आया है बीच में, वो कैसा था? वो अनपर्सीव्ड था, अप्राप्त था। मतलब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता था, या फिर यूं कहें कि उसको दोबारा रिकॉल या याद नहीं किया जा सकता था, इतने लंबे समय का गैप आ चुका था। एंड द ब्लैक स्पॉट ऑफ हिज यूथ बोर द एस्पेक्ट ऑफ ए रिसेंट क्राइम। लेकिन उसकी युवावस्था का वो काला धब्बा हाल फिलहाल किए गए अपराध का रूप ले चुका था। उसकी युवावस्था में जो उसने काम किया था अपनी पत्नी को बेचने का, अपनी बच्ची को बेच देने का, वो अब उसके जीवन में एक काले धब्बे के रूप में उभर चुका है। अब एक ऐसा दाग बन चुका है उसके दामन पर जिसको वो धोया नहीं जा सकता है। Small as the police court incident had been in itself, it formed the age or turn in the incline of Henchard's fortune। उस पुलिस और अदालत की घटना भले ही अपने आप में छोटी हो, लेकिन इसने हैंचर्ड के भाग्य में एक बहुत जबरदस्त मोड़ ला दिया था। ऑन दैट डे, ऑलमोस्ट एट दैट मिनट, he passed the ridge of prosperity and honor and began to descend rapidly on the other side। उसी दिन, लगभग उसी क्षण, उसने अपनी प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि और अपने सम्मान की जो सर्वोत्तम चोटी है उसको पार कर लिया था। और अब वो दूसरी तरफ तेजी से नीचे उतरना शुरू हो गया था। मतलब एक मेयर के तौर पे उसे इस कैस्टरविज में सबसे अच्छे इंसान के रूप में सम्मान दिया जाता था, तो वो सम्मान के शिखर पे पहुंच चुका था। लेकिन अब हो गया उसका डाउनफॉल शुरू, और अब उस शिखर शिखर से वो तेजी से नीचे उतरता हुआ आ रहा है। उसका सम्मान बिल्कुल घट रहा है अब तेजी से। इट वॉज स्ट्रेंज हाउ सोन ही सैंक इन एस्टीम। ये काफी अजीब बात थी कि वो कितनी जल्दी सम्मान में डूब गया था, कितनी जल्दी उसको सम्मान मिला था, कितनी जल्दी उसको उसकी इज्जत में बढ़ोतरी हुई थी। सोशियली ही हैड रिसीव्ड अ स्टार्टलिंग फिलिप डाउनवर्ड्स। और जल्दबाजी में समाज के द्वारा एक स्टार्टर्ड मतलब चौंकाने वाला बढ़ावा मिला था। किस चीज को? उस व्यक्ति को, हैंचर्ड को, उसके सम्मान को
एक चौंका देने वाला, एक सरप्राइज कर देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा मिला था। मतलब किसी इंसान को इतनी तेजी से इतना सम्मान मिलना संभव नहीं है जितनी तेजी से वो सम्मान हैंचर्ड को मिला है। एंड हैविंग ऑलरेडी लॉस्ट कमर्शियल buoyancy from rash transactions, the velocity of his descent in both aspects became accelerated every hour। और जल्दबाजी में किए गए लेन देन से पहले ही उसका जो व्यापारिक उछाल है, जो व्यापारिक सम्मान है, वो भी खो चुका था। और दोनों पहलुओं में, किस किस में, एक तो उसके निजी सम्मान में और दूसरा उसके व्यापार में, दोनों पहलुओं में उसके पतन की जो गति है वो हर घंटे काफी तेज होती जा रही है। दोनों पहलुओं में, दोनों तरीके से उसके, चाहे वो सामाजिक जीवन हो चाहे उसका व्यापारिक जीवन हो, दोनों तरह से उसका सम्मान घटता जा रहा है दिन पर दिन। He now gazed more at the pavements and less at the house fronts when he walked about, more at the feet and leggings of men, and less into the pupils of their eyes with the blazing regard which formerly had made them blink। अब वो चलता तो घरों के सामने की ओर कम और छोटे फुटपाथों की ओर देखता, लोगों के पैर और उनके कपड़ों की ओर देखता, उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं ना उनकी ओर कम देखता, जिस पर पहले उसकी आंखें काफी चमकती थी, काफी झपकती थी। मतलब अब उसके अंदर इतनी शर्मिंदगी है कि वो नीचे की ओर देखता है, चलते समय अपना सर नीचे करके चलता है, लोगों के पैरों की ओर देखता है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से आंख मिलाकर बात कर सके। हालांकि पहले तो उसके अंदर इतनी अकड़ थी कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करता था। नाउ न्यू इवेंट्स कंबाइंड टू अंडू हिम। अब नई घटनाओं ने मिलकर उसको बर्बाद कर दिया था। इट हैड बीन अ बैड ईयर फॉर अदर्स बिसाइड हिमसेल्फ, एंड द heavy failure of a debtor whom he had trusted generously completed the overthrow of his tottering credit। ये उसके अलावा दूसरों के लिए भी एक बुरा साल था, और एक ऐसे कर्जदार का बहुत बड़ा फेलियर जिस पर उसने काफी विश्वास से, काफी उदारता से भरोसा किया था, उस चीज ने उसकी डगमगाती साख को, डगमगाती हुई इज्जत को तहस नहस कर दिया था। टॉटरिंग क्रेडिट का मतलब है डगमगाती हुई उसकी साख। And now, in his desperation, he failed to preserve that strict correspondence between bulk and sample, which is the soul of commerce in grain। और अब अपनी हताशा में वो थोक थोक व्यापार और नमूने व्यापार के बीच उस सख्त लेटर का जो व्यवहार होता है, इसको पत्राचार कहते हैं हम, उस पत्राचार को बनाए रखने में भी विफल रहा था, जो कि अनाज के व्यापार की आत्मा है। पूरी बात का सेंस क्या है कि अनाज के व्यापार के अंदर क्या होता है कि लेनदार और देनदार आपस में एक पत्राचार के माध्यम से बात करते हैं। लेनदार लेटर से बता देता है उसको कि क्या स्थिति है, या फिर तुम्हारी ये किस्त ड्यू है। इस तरीके से आजकल तो देखो मोबाइल पे मैसेज आते हैं हर चीज के, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। लेनदार अपना लेटर भेज देता था कि भाई तुम्हारी इतनी तारीख को इतनी किस्त आएगी, देनदार उसी लेटर के माध्यम से उसको पैसे भेज देता था, या फिर वर्तमान परिस्थितियों को समझा देता था, उनका हवाला दे देता था। तो वो जो पत्राचार है ना, वो भी अब उसके बीच में बहुत कम हो गया है। तो वो कोई संतुष्टिपूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पा रहा है किसी भी अपने डेप्टर को, अपने उधार जिससे उसने लिया है उन लोगों को। फॉर दिस वन ऑफ हिज मैन वॉज मेनली टू ब्लेम। और इन सब के लिए उसने एक आदमी को मुख्य रूप से दोषी ठहराया। दैट वर्दी इन हिज ग्रेट अनविजडम having picked over the sample of an enormous quantity of second-rate corn which hanched hand in hand and removed the pinched, blasted and smutted grains in great numbers। वह योग्य व्यक्ति, वो अपनी महान मूर्खता में हैंचर्ड के पास मौजूद सेकंड किस्म की जो मक्का थी, दूसरे दर्जे की जो मक्का है, उसके बहुत बड़े नमूने का एक हिस्सा उठा लिया था उस दूसरे आदमी ने, और बड़ी संख्या में पिसे हुए और फटे और खराब हुए अनाज को हटा दिया था उस इंसान ने। कौन सा इंसान है दूसरा? आपको इस चीज से समझना चाहिए कि वो योग्य और इंसान कौन है, जो सैंपल देख करके चीज की क्वालिटी को आंक लेता है, और जो लोगों को घटिया माल नहीं बेचता है, घटिया सामान को वो अपने गोदाम में से हटा देता है। तो ऐसा व्यक्ति है डोनाल्ड फारफ्रे, उसी की बात कर रहा है ये। द प्रोड्यूस इफ ऑनेस्टली ऑफर्ड वुड हैव क्रेडिटेड नो स्कैंडल। अगर उपज ईमानदारी से पेश की जाती तो क्या नहीं होता, कोई भी स्कैंडल नहीं होता, कोई भी घोटाला नहीं होता। बट द ब्लंडर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन कमिंग एट सच अ मोमेंट ड्रैग्ड हैंचर्ड्स नेम इनटू द डिच। लेकिन ऐसे समय में गलत बयानबाजी की गलती ने हैंचर्ड के नाम को और ज्यादा गड्ढे में ढकेल दिया। द डिटेल्स ऑफ हिज फेलियर वर ऑफ द ऑर्डिनरी काइंड। उसके जो फेलियर, उसके जो पतन का डिटेल है वो काफी सामान्य है। वन डे
Elizabeth Jane was passing the King's Arms when she saw people bustling in and out more than usual where there was no market. तो एक दिन जेन किंग्स आर्म्स के पास से गुजर रही थी और जब उसने देखा कि लोग जो हैं सामान्य से कई अधिक तुलना में ज्यादा मात्रा में अंदर बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, जबकि वहां पे तो कोई बाजार भी नहीं था। भाई ऐसा क्यों है कि लोग किंग्स आर्म के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कोई बाजार तो लग नहीं रहा। A bystander informed her, वहीं पर खड़े हुए एक आदमी ने उसको बताया, with some surprise at her ignorance, उसकी अज्ञानता पे कुछ कुछ आश्चर्य के साथ, मतलब उस आदमी को जिसने उसको इस बात को बताया है, कौन सी बात जो भी अपन को पता चलेगी अभी, तो उसको काफी आश्चर्य हो रहा है कि जेन को इतनी अज्ञानता कैसे है, आखिर कैसे इसको इन सब बातों का नहीं पता है। और क्या थी वो बात? दैट इट वाज अ मीटिंग ऑफ द कमिश्नर्स अंडर मिस्टर हेंचर्ड्स बैंकरप्सी। तो ये बात है कि हैंचर्ड के जो दिवालियापन है, उस दिवालियापन के तहत जो कमिश्नर्स हैं उन सब की एक मीटिंग हो रही है अंदर। शी फेल्ट क्वाइट टीयरफुल, तो वो तो साहब लगभग ये सुनकर रो ही पड़ी। एंड व्हेन शी हर्ड दैट ही वाज प्रेजेंट इन द होटल, शी विश्ड टू गो इन एंड सी हिम, बट वाज एडवाइज्ड नॉट टू इंट्रूड दैट डे। और जब उसने ये सुना कि वो होटल में मौजूद है, कौन, हैंचर्ड, तो वो अंदर जाके उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसको सलाह दी गई कि अंदर जाके वो दखल ना दे। The room in which debtor and creditors had assembled was a front one, and Henchard, looking out of the window, had caught sight of Elizabeth Jane through the wire blind। तो जिस कमरे के अंदर लेनदार और देनदार इकट्ठे हुए थे, वो कमरा कौन सा है? सामने वाला वो रूम है। और खिड़की से बाहर देखते हुए हैंचर्ड ने जो पर्दा है, पर्दे के तार के पीछे से एलिजाबेथ जेन को देख लिया है। His examination had closed and the creditors were leaving। उसकी जांच बंद हो चुकी थी और अब वो लेनदार जो हैं वो जा रहे हैं। The appearance of Elizabeth threw him into a reverie till turning his face from the window and towering above all the rest, he called their attention for a moment more। और एलिजाबेथ की उपस्थिति ने उसको एक विचार के अंदर, एक ख्याल में डाल दिया, जब तक कि उसने खिड़की से अपना चेहरा नहीं देखा और बाकी सभी से ऊपर उठकर एक पल के लिए हैंचर्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित आकर्षित नहीं किया। मतलब हैंचर्ड ने खिड़की से देखा है एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ खड़ी है बाहर, तो उसने ऊपर उठकर अंदर खिड़की से झांक के देखा था जेन ने। और उसी झांक के देखने से, क्योंकि वो बाकी सब लोगों से ऊपर उठ गई थी, तो हैंचर्ड का सीधा ध्यान किस पे गया था? जेन पर। His countenance had somewhat changed from its flush of prosperity। उसकी शक्ल तक, उसकी जो शक्ल है किसकी? हैंचर्ड की। हैंचर्ड की शक्ल कुछ हद तक खुशहाली की चमक से बदल गई थी, प्रॉस्पेरिटी की चमक से बदल गई थी। द ब्लैक हेयर एंड विस्कर्स वर द सेम एज एवर, बट ए फिल्म ऑफ ऐश वॉज ओवर द रेस्ट। उसके जो काले बाल हैं और मूछें हैं वो पहले जैसे ही थी, लेकिन उसके बाकी सभी चीजों पर, पूरे एक्सप्रेशंस पर, पूरे हाव भाव पर एक राख की परत जमी हुई थी। मतलब चेहरे पर एक उदासी सी है। जो फिजिकल अपीयरेंस है कि मूछ हैं, बाल काले हैं, वो तो पहले जैसा ही है, लेकिन चेहरे के ऊपर एक रोमांच और एक कॉन्फिडेंस नहीं है उसके चेहरे पे, हैंचर्ड के पे। Gentlemen, he said, over and over the assets that we have been talking about and that appear on the balance sheet, there be these। सज्जनों, उसने कहा, जिन संपत्तियों के बारे में हम बात कर रहे थे और जो बैलेंस शीट में दिखाई देता है, उसके अलावा ये सब भी है। इट ऑल बिलोंग्स टू यू, ये सब आपके लिए ही है। एज मच एज एवरीथिंग एल्स आई हैव गॉट, जितना कि मेरे पास, जो भी सब कुछ मेरे पास बाकी है। एंड आई डोंट विश टू कीप इट फ्रॉम यू, नॉट आई, और मैं इसको तुम लोगों से छिपाना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं छिपाऊंगा। सेइंग दिस ही टुक हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट एंड लेड इट ऑन द टेबल। ये कहते हुए उसने अपनी जेब में से गोल्ड की वॉच निकाली है और उसे टेबल पे रख दिया। देन हिज पर्स, द येलो कैनवास मनी बैग सच एज वाज कैरिड बाय ऑल फार्मर्स एंड डीलर्स। और फिर उसका पर्स, वो पीले रंग का कैनवास पैसे वाला बैग, जैसा कि सभी किसान और डीलर्स अपने पास रखते हैं। अनटाइंग इट, उसे खोल दिया। एंड शेकिंग द मनी आउट अपॉन द टेबल बिसाइड द वॉच, और उसके अंदर से पैसे निकाल के घड़ी के पास में रख दिए।
The latter he drew back quickly for an instant to remove their hair guard made and given him by Lucetta. और उसके बाद में उसने एक पल के लिए जल्दी से पीछे हटकर लूसेटा के द्वारा बनाया और दिया गया जो हेयर गार्ड है वो भी बाहर निकाला। देयर नाउ यू हैव ऑल आई हैव गॉट इन द वर्ल्ड ही सेड। अब वो सब कुछ आपके पास है जो इस संसार में कभी मेरा है, कभी मेरा हुआ करता था। ही सेड उसने कहा। एंड आई विश फॉर योर सेक्स इट वाज मोर। और अब मैं तुम्हारी खातिर चाहता हूँ कि ये और हो, मतलब ये सामान काश और होता तो मैं और ज्यादा उधार चुका सकता था। The creditors, farmers, almost to a man, looked at the watch and at the money and into the street when farmer James Everdeen of Wellsbury spoke. ऋणदाता, वो क्रेडिटर जो लगभग किसान ही थे, लगभग मतलब मानवता थी उनके अंदर, ऐसी मानवता से भरे हुए किसान थे। उन्होंने घड़ी और पैसे को देखा और उसके बाद फिर किसको देखा है? गली की ओर देखा है, सड़क की ओर देखा है। उसी समय वेदरबरी का एक किसान है जेम्स एवरडीन, उसने बोलना शुरू किया। नो नो हैंचर्ड, ही सेड वार्मली। तो उसने गर्मजोशी से कहा, नहीं नहीं हैंचर्ड, वी डोंट वांट दैट, हमें ये नहीं चाहिए। इट इज ऑनरेबल इन यू, ये आपके लिए सम्मान की बात है, आप काफी महानतापूर्ण काम कर रहे हैं, बट कीप इट, लेकिन इन चीजों को अपने पास ही रखिए। व्हाट डू यू से नेबर्स, डू यू एग्री? आप लोग क्या कहते हैं मेरे पड़ोसियों, मतलब उसके पास आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि क्या आप सहमत हैं? आई श्योर वी डोंट विश इट एट ऑल सेड ग्रोवर अनदर क्रेडिटर। तो दूसरा ऋणदाता है ग्रोवर, उसने कहा हाँ बिल्कुल, हम श्योर हैं, हमें ये सब चीज नहीं चाहिए। लेट हिम कीप इट ऑफ कोर्स murmured another in the background, a silent reserved young man named Boldwood, and the rest responded unanimously. उसे ही रखने दो इन सब सामानों को बेशक, एक पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति बड़बड़ाया, जिसका नाम क्या था? बोल्डवुड। बोल्डवुड नाम का एक व्यक्ति है जो कि शांत और काफी संकोची युवक है, पीछे खड़ा हुआ है। उसने कहा और बाकी लोगों ने एक मत होकर उसका साथ दिया। वेल सेड द सीनियर कमिश्नर एड्रेसिंग हैंचर्ड। तो जो सीनियर कमिश्नर है, वरिष्ठ आयुक्त जो है, उसने हैंचर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि ठीक है, दो द केस इज ए डेस्परेट वन, आई एम बाउंड टू एडमिट दैट आई हैव नेवर मेट ए डेप्टर हु बिहेव्ड मोर फेयरली। हालांकि ये मामला काफी निराशाजनक है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गया हूं कि मैंने कभी भी ऐसे ऋणदाता नहीं मिले हैं जिन्होंने इतना निष्पक्ष व्यवहार किया हो। आई हैव proved the balance sheet to be as honestly made out as it could possibly be। मैंने बैलेंस शीट को जितनी ज्यादा ईमानदारी हो सकती थी उतनी ज्यादा ईमानदारी से तैयार किया है। वी हैव हैड नो ट्रबल, हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई है इसमें। देयर हैव बीन नो इवेशंस एंड नो कंसीलमेंट्स, और इन सब में ना तो कोई चोरी है, इवेशंस मतलब चोरी है, या फिर कोई कंसीलमेंट्स, कोई छिपाया हुआ तथ्य है। कोई भी ना तो चोरी है इन सब चीजों में बैलेंस शीट में, ना ही कोई छिपाया हुआ तथ्य है। मतलब हेंचर ने व्यापार कैसे किया है? पूर्ण ईमानदारी से किया है। The rashness of dealing which led to this unhappy situation is obvious enough। इस दुखद स्थिति को जन्म देने वाली जो जल्दबाजी है वो काफी स्पष्ट है। But as far as I can see, every attempt has been made to avoid wronging anybody। लेकिन किसी को भी, जहां तक मैं देख सकता हूँ, किसी को भी गलत साबित करने से बचने का हर संभव प्रयास किया गया है। Henchard was more affected by this than he cared to let them perceive, and he turned aside to the window again। Henchard इस बात से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया, और उसके बाद वो फिर से खिड़की की ओर मुड़ गया। A general murmur of agreement followed the commissioner's words and the meeting dispersed। आयुक्त के शब्दों से उस बातचीत की समापन हुआ है। कैसे? एक सामान्य सहमति की बड़बड़ाहट हुई है आयुक्त के शब्दों के बाद में, और उसके बाद वो जो मीटिंग है वो समाप्त हो गई है। When they were gone, Henchard regarded the watch they had returned to him। जब वो चले गए तो हैंचर ने उस घड़ी की ओर देखा जो उन लोगों ने उसे लौटा दी थी। इट इज माइन बाय राइट्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप से कहा कि ये घड़ी वास्तव में, इट इज नॉट माइन बाय राइट्स, अगर अधिकारों की बात की जाए तो ये घड़ी वाकई में मेरी नहीं है। वाई द डेविल डिडंट दे टेक इट। हे भगवान, मतलब डेविल बुरी चीज है ना, तो राक्षस के नाम पर एक तरीके से ये डिस्गस्टिंग वाली फील को व्यक्त कर रहा है वो इस चीज को कहकर कि
उसने खुद से कहा है ये बात कि आखिर उन्होंने इस घड़ी को क्यों नहीं दे दिया। जैसे कहते हैं ना, बाय द गॉड, भगवान की कसम खाकर, उसी तरह से बाय द डेविल, आखिर क्यों। राक्षसी एक फीलिंग है इस चीज की, राक्षसी मतलब कोई राक्षसी कसम नहीं खा रहा है वो। तो उस तरीके से कह रहा है कि वो, कि आखिर उन्होंने इसको घड़ी को क्यों नहीं दे दिया, ये तो मेरी बची ही नहीं है, ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है मुझे कि मैं घड़ी पहन सकूं। आई डोंट वॉन्ट वॉट डोंट बिलोंग टू मी, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है। मूव्ड बाय अ recollection, he took the watch to the makers just opposite, sold it there and then for what the tradesman offered, and went with the proceeds to one among the smaller of his creditors, a cottager of Durnover, in straitened circumstances, to whom he handed the money। और एक याद से प्रेरित होकर, उसके दिमाग में एक याद आई है, उस याद से मोटिवेट होकर वो घड़ी बनाने वाले के पास चला गया, और उसने उस घड़ी को उसी समय उसी कीमत पे बेच दिया जो उस व्यापारी ने उसको खरीदते समय दी थी। और आय के साथ अपने छोटे छोटे लेनदारों में से एक, टर्नओवर के एक घटिया सी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को दे दिया। मतलब टर्नओवर का एक छोटा व्यापारी है, उसका लेनदार है वो किसका, एंचर का, मतलब एंचर से पैसा लेना है उसको। तो उस घड़ी को बेच करके टर्नओवर में एक गरीब सी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को उसने पैसे चुका दिए हैं, जिसको उसने whom he handed the money, जिसको उसने पैसे चुका दिए थे। When everything was ticketed that Hencher had owned and the auctions were in progress, there was quite a sympathetic reaction in the town, which till then for some time past had done nothing but condemn him। जब हैंचर के पास जो कुछ भी था उस पर टिकट लग गए। टिकट लग गए मतलब स्लिप लगा दी गई थी। जब किसी चीज को बेचते हैं ना तो प्राइस टैग लगाते हैं उस पे, तो जब उन पर टिकट लगा दिए गए थे और नीलामी शुरू हो गई, तो शहर के अंदर काफी सहानुभूतिपूर्ण प्रक्रिया हुई है, जिसने पिछले कुछ समय से उसकी निंदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया था। मतलब पिछले लंबे समय से एंचर की सिर्फ निंदा ही हुई है, लेकिन अब जब उसका सामान बिक रहा है तो उसके प्रति सिंपैथी जता रहे हैं लोग। ये भी एक कैसी भावना है कि हम जिंदगी भर किसी आदमी से लड़ते हैं, उसको गाली देते हैं, उसके लिए बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी था। भले ही दुश्मनी की, लेकिन मुंह पे निभाई आदमी ने दुश्मनी, पीठ में कभी खंजर नहीं भोंका, बहुत बढ़िया आदमी था। मरने के बाद हम इंसान की तारीफ ही करते हैं। तो इसी तरह से एंचर जब तक शक्तिशाली था तब तक लोग उसकी निंदा किए, और अब जब वो कमजोर हो गया है तो सब उसके प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं। Now that Hencher's whole career was pictured distinctly to his neighbors, and they could see how admirably he had used his one talent of energy to create a position of affluence out of absolutely nothing। और अब जब हैंचर्ड के पूरे करियर की तस्वीर उसके पड़ोसियों के सामने स्पष्ट रूप से आ गई थी, तो वो देख सकते थे कि हैंचर्ड ने अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी की प्रतिभा का उपयोग करके सच में एक संपन्नता का मुकाम हासिल किया था। मतलब अपनी कैपेबिलिटी के दम पे उसने एक संपन्नता का मुकाम हासिल किया था। विच वॉज रियली ऑल ही कुड शो व्हेन ही केम टू द टाउन एज ए जर्नी मैन हेयर ड्रेसर with his wimble and knife in his basket, they wondered and regretted his fall। और उसके बाद में जो वास्तव में वो दिखा सकता था, क्या था, क्या दिखा सकता था वो, कि वो एक घास काटने वाले के रूप में शहर में आया था अपनी टोकरी में एक विम्बल और एक चाकू के साथ। तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ था, और अब उन लोगों को उसके पतन पर काफी खेद प्रकट हो रहा है, खेद हो रहा है उनको उसके फॉल पर। ट्राई एज शी माइट, एलिजाबेथ कुड नेवर मीट विद हिम। एलिजाबेथ चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह उससे कभी नहीं मिल सकती थी। शी बिलीव्ड इन हिम स्टिल, वो अभी भी उस पर विश्वास करती थी, दो नोबडी एल्स डिड, हालांकि कोई और नहीं करता था। एंड शी वांटेड टू बी अलाउड टू फॉरगिव हिम फॉर हिज रफनेस टू हर एंड टू हेल्प हिम इन हिज ट्रबल। और वो चाहती थी कि वो उसके साथ किए गए हैंचड़ के कठोर व्यवहार को माफ कर दे और उसकी मुसीबत में उसकी मदद करे। शी wrote to him, he did not reply। उसने, एलिजाबेथ ने एंचर को पत्र लिखा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। She then went to his house, the great house she had lived in so happily for a time, with its front of dun brick, vitrified here and there, and its heavy chaise bars, but Henchard was to be found there no more। फिर वो उसके घर गई, वो बड़ा सा घर जिसमें वो काफी लंबे समय तक बहुत खुशी से रही थी, जिसके सामने का हिस्सा ब्राउन कलर की ईंटों से बना हुआ था,
उस समय वहां पर कांच चढ़ा हुआ था, जिसकी शानदार सलाखें जो है वो भारी थी। लेकिन अब इस शानदार जगह पे हैंचर नहीं मिला उसको। The ex-mayor had left the home of his prosperity and gone into Job's cottage by the Prairie Mill। तो वो जो भूतपूर्व मेयर है, एक्स मेयर है, उसने अपनी समृद्धि के घर को छोड़ दिया था और प्रेयरी मिल के पास जॉब की जो झोंपड़ी है उसमें चला गया था। The sad purlieu to which he had wandered on the night of his discovery that she might not his daughter, thither she went। हालांकि वो दुखद क्षेत्र जहां पर वो उस रात भटक गया था, जब उसे पता चला कि वो उसकी बेटी नहीं है, जेन उसकी बेटी नहीं है, वो वहां पर चली गई थी। मतलब ये कौन सी जगह है? प्रायरी मिल। ये प्रायरी मिल वही जगह है जब हैंचर को पता चला था ना उस रात कि भाई एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं है, तो इस रात को अपने दुख को अकेले में जीने के लिए वो इस जगह पे चला गया था। उसी जगह पे ये दोबारा आ गया है और इसी जगह पे रहता है जॉब। Elizabeth thought it odd that he had fixed on this spot to retire to, but assumed that necessity had no choice। एलिजाबेथ को ये थोड़ा सा अजीब लगा कि उसने इस जगह पर जाकर आराम करने का फैसला किया है, लेकिन उसने इस बात को भी मान लिया था कि जरूरत के मुताबिक कोई और विकल्प था भी नहीं उसके पास। Trees, which seemed old enough to have been planted by the friars, still stood around, and the back hatch of the original mill yet formed a cascade which had raised its terrific roar for centuries। पेड़ जो इतने पुराने लग रहे थे, मानो कि उन्हें कोई जो भिक्षु होते हैं या संत वगैरह होते हैं उन्होंने लगाया था, और वो पेड़ अभी भी आसपास खड़े हुए थे। और जो मेन मिल है उसके पीछे के हिस्से में अभी भी एक झरना बना हुआ था, जिसने सदियों तक अपनी भयानक जो गड़गड़ाहट है, जो गर्जना है, पानी गिरने की आवाज है, उसको बनाए रखा था। The cottage itself was built of old stones from the long dismantled priory, scraps of tracery, molded window jambs, and arc labels being mixed in with the rubble of the walls। वो कॉटेज खुद लंबे समय से नष्ट हो चुके पुराने दीवारों की पत्थरों और स्क्रैप और टूटी फूटी खिड़कियों के जाम और जो मेहराब हैं, आर्क लेबर्स हैं, उनसे बना हुआ था। और ये सब चीजें जो है ना, ये दीवार के मलबे के साथ में मिल चुके थे। वो कॉटेज, मतलब उस कॉटेज की दीवारें कैसे बनी हुई थी? जो पुराना टूटा फूटा सामान होता है ना, उन सबको एक मलबे में मिला करके उससे दीवार खड़ी की गई है, ऐसा ये कॉटेज है। In this cottage, he occupied a couple of rooms. Job, whom Henchard had employed, abused, cajoled, and dismissed by turns, being the householder. But even here, her stepfather could not be seen। उस झोंपड़ी में उसने दो रूम ले रखे थे। जॉब, जिसे हैंचर ने काम पे रखा था, उसके साथ गाली गलौज की थी, उसको बहलाया फुसलाया था, और कई बार बारी बारी से, मतलब दो बार उसको निकाल दिया था, एक बार तो स्टार्टिंग में और एक बार अभी। वो जॉब इस घर का मालिक था, लेकिन यहाँ भी उसका सौतेला पिता स्टेप फादर उसको नहीं दिखाई दिया। नॉट बाय हिज डॉटर प्लीडेड एलिजाबेथ, उसकी बेटी के द्वारा नहीं, एलिजाबेथ ने याचना की। बाय नोबडी एट प्रेजेंट, दैट्स द ऑर्डर शी वाज इन्फॉर्म्ड। तो उसे बताया गया कि अभी किसी ने नहीं, उनका यही आदेश है। क्या मतलब इन दोनों सेंटेंस का? कि जब उसको नहीं दिखा है हैंचर्ड, तो उसने किसी से पूछा कि भाई हैंचर्ड कहाँ है? तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसने बताया कि वो उससे मिलना, वो किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है ये कि अभी तो वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं, यही उनका आदेश है। वो ये ना, देखो सेंटेंस को ऊपर नीचे किया गया है जानबूझकर एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए कि नहीं नहीं। और फिर वो कहती है उस बात को कि अपनी बेटी से भी नहीं मिलेंगे वो। सामने वाला कहता है कि नहीं साहब, कोई भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं मिलना चाहेंगे वो। Afterwards, she was passing by the stores and hay barns which had been the headquarters of his business। उसके बाद वो अनाज के गोदाम और घास के जो खलिहान हैं उनके पास से गुजर रही थी, जो कि कभी उसके व्यवसाय का मुख्यालय थे हेंचड़के का। She knew that he ruled there no longer। वो जानती थी कि अब वो वहां पे शासन नहीं करता है। But it was with amazement that she regarded the familiar gateway। लेकिन उस जाने पहचाने से प्रवेश द्वार को देखकर वो काफी आश्चर्यचकित थी। A smear of decisive lead colored paint had been laid on the
obliterate Henchard's name, though its letters dimly loomed through like ships in a fog. Over these in fresh white spread the name of Farfrae. हैंचर्ड के नाम को मिटाने के लिए शीशे के रंग का एक कलर उसके ऊपर पोत दिया गया था। हालांकि जो उसके अक्षर है ना, वो थोड़ा सा धुंध में जैसे जहाज दिखाई देते हैं, उस तरीके से थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं। मतलब हैंचर्ड का जो नाम लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर क्या पोत दी इन्होंने? कड़ी पोत दी। हल्का सफेद रंग होता है ना, कड़ी वगैरह आपने देखी होगी, पुराने जमाने के घरों पे हुआ करती थी। उस तरह का रंग कर दिया है। और उसके नाम के शब्द जो है ना, वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। धुंधले की कल्पना किससे की गई है? धुंध में दिखने वाले जहाजों से। और इसके ऊपर ताजे सफेद रंग में फारफे का नाम लिख दिया गया था। एबेल विटल was aging his skeleton in at the wicket and she said, Mr. Farfe's master here. एबेल विटल जो है, वो उस किनारे पर अपने कंकाल के साथ रह रहा था। अब इस बात का पूरा मतलब क्या है देखो, कि उस गोदाम के दरवाजे के पास में किनारे पर किसका कंकाल है? एबल विटल का। कंकाल से मतलब ये नहीं कि उसका हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। कंकाल का मतलब ये है कि खुद एबल विटल वहां पे बैठा हुआ था उस गेट के पास में, उस विकेट के पास में। और फिर उसने कहा, जेन ने, कि क्या यहाँ के मालिक मिस्टर फारफ्रे हैं? यस मिस हैंचेट, ही सेड। हाँ मिस हैंचेट, उसने कहा। उसकी आवाज, उसकी बोली काफी साफ नहीं है। उसका जो डायलेक्ट है बात करने का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए उसने मिस हैंचेट को मिस हैंचेट कहा है और यस को यास कहा है। मिस्टर फारफे हैव bought the concern and all of we work folk with it. मिस्टर फारफे ने कंपनी और हम सभी कामगारों को खरीद लिया है। एंड इट इज बेटर फॉर अस देन इट वाज, और ये पहले से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आई शुड नॉट से दैट टू यू एज ए डॉटर लॉ। हालांकि एक सौतेली बेटी होने के रूप में मुझे तुमसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। वी वर्क हार्डर बट वी बेंट मेड अफियर्ड नाउ। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अब हम डरते नहीं हैं। इट वॉज फियर मेड माई फ्यू पुअर हेयर्स सो थिन। जो डर है ना, उसने ही मेरे कुछ बेचारे बालों को पतला कर दिया है। मतलब बाल झड़ने लग गए डर की वजह से। नो बस्टिंग आउट, नो स्लैमिंग ऑफ डोर्स, नो meddling with your eternal soul and all that। अब ना तो कोई तोड़ फोड़ होती है, ना ही कोई दरवाजों को जोर से बंद करता है, और ना ही कोई हमारी आत्मा से, हमारे जमीर से, सम्मान से छेड़छाड़ करता है। मतलब बात तो यही है उसका अंदर मन की। हैंचर्ड ऐसा किया करता था, लेकिन डोनाल्ड अब फायरफ्लाई वैसा नहीं करता है। एंड दो इट इज ए वीक लेस आई एम द रिचर मैन। और यद्यपि ये एक शिलिंग प्रति सप्ताह कम है, कि जो तनख्वाह है ना उसकी, वो जो हैंचर्ड देता था उससे एक शिलिंग कम है उसकी तनख्वाह। एक सप्ताह में एक शिलिंग कम मिलती है उसको। फिर भी मैं अधिक अमीर आदमी हूँ, ये लेस कह रहा है ना। इट इज ए शिलिंग वीक लेस आई एम ए रिचर मैन। फिर भी मैं अमीर आदमी हूँ, मतलब उसको पैसा भले ही कम मिले, लेकिन शारीरिक और मानसिक का शांति की प्राप्ति हो गई है। इसलिए वो कह रहा है कि भले ही एक शिलिंग मुझे कम मिलता है तनख्वाह में से, लेकिन फिर भी मैं अमीर आदमी हूँ। फॉर वॉट इज ऑल द वर्ल्ड इफ योर माइंड इज ऑलवेज इन अ मिस हैंचर्ड। यदि आपका मन हमेशा चिंता में रहता है तो मिस हैंचर्ड, फिर इस सारी दुनिया में हमारा क्या काम है? ये संसार हमारे किस काम का है? The intelligence was in a general sense true, and Henchard's stores, which had remained in paralyzed condition during the settlement of his bankruptcy, were stirred into activity again when the new tenant had possession। तो ये सोचना जो थी, ये जो बातचीत थी, ये मोटे मोटे तौर पे सच थी। और हैंचर्ड के स्टोर, उस जो उसके दिवालियेपन दिवालियेपन को संतुलित करने, या फिर दिवालियेपन को कम करने, उसको निपटाने की वजह से ठप पड़े थे। इन नए किराएदारों के कब्जे में आने के बाद वो फिर से सक्रिय हो गए थे। सेंस क्या है? कि ये जो स्टोर वगैरह हैं जहाँ पर अन्न अनाज के भंडार वगैरह भरे जाते हैं, क्योंकि अब हैंचर्ड कुछ समय से ही पैसे की तंगी से जूझ रहा है, तो यहाँ पर उसका आना जाना होता नहीं था। और वो इनको बेचने के लिए लग रहा था ताकि वो कर्जा चुका सके लोगों का। तो उस समय के दौरान ये सब कुछ स्टोर वगैरह बंद थे। लेकिन अब जब नया एक टीनेंट आ गए हैं यहाँ पे, मतलब मालिक बदल गया है, अब ये डोनाल्ड के हो गए हैं सब। तो डोनाल्ड ने नए किराएदार, नए लोग काम पे रखे हैं ना यहाँ पर, हालांकि इसमें है ही पुराने,
लेकिन अब डोनाल्ड के साथ में तो ये नए लोग हैं ना काम कर रहे हैं जो, तो इन नए लोगों के आने के बाद ये सब जगह पुनः सक्रिय हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। Thenceforward, the full sex, looped with the shining chain, went scurrying up and down under the cat head. Hairy arms were thrust out from the different doorways, and the gain was hauled in. इसके बाद एक शानदार चमकदार जंजीर से बंधे हुए बोरे, बिल्ली के बिल्ली का सिर वहां पे ऊपर नीचे दौड़ने लगा है उन बोरों के ऊपर। मतलब एक बिल्ली है जो वहां पे दौड़ रही है अनाप शनाप। और उसी तरह की बिल्ली की जो भुजाएं हैं, मतलब बिल्ली को हाथ से पकड़कर उसको दूसरे दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया और अनाज को अंदर खींच लिया गया। अब देखिए कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई कैट है नहीं है, बस सिर्फ एक सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। एक सिंबल दिया गया है कि आपने भी कभी गेहूं के बोरे वगैरह उठाए होंगे, तो चार कोने होते हैं उसके। तो हम क्या करते हैं कि दो कोनों में अपनी उंगली फंसा देते हैं और सामने वाला भी दो कोनों में अपनी उंगली फंसा देता है। लेकिन उंगली फंसाने से पहले वो जो किनारे अलग से निकले हुए होते हैं ना, उन किनारों को कहा गया है कि बिल्ली के कान जैसे हैं वो किनारे, और वहां से पकड़ करके उस अनाज की बोरी को अंदर खींच लिया गया है। Trusses of hay were tossed anew in and out of the barns, and the wimbles creaked. जो घास के बंडल हैं उनको खलिहानों के अंदर और बाहर फेंक दिया जाता था, और उनकी जो विम्बल्स हैं, वो जो लकड़ी के फट्टे हैं ना, वो उसकी वजह से चरमराने लग जाते थे। While the scales and steel yards began to be busy where gas work had formerly been the rule, जबकि तराजू और स्टील यार्ड के व्यस्त होने की वजह से, क्योंकि अब काम ज्यादा है यहाँ पर, बोरे वगैरह हैं, सब चीजों का काम है, तो वो जो तराजू हैं, स्केल्स हैं और स्टील यार्ड्स हैं, स्टील के यार्ड हैं, वो व्यस्त होने लगे। जहाँ पर पहले अनुमान लगाने का काम ही नियम हुआ करता था, जहाँ पर पहले एक काम कि भाई अनुमान लगा के ही घास के ढेर या फिर जो बोरे हैं उनके वजन का अनुमान लगा के जहाँ पे पहले काम चलाया जाता था, अब उस अनुमान की जगह किसने ले ली है? तराजुओं ने ले ली है। पूरी बात का मतलब ये है कि बोरों को उठाकर अंदर खींचा जाता था, अंदर खींच के उन्हें जोर से धकेला जाता था विम्बल्स के ऊपर, लकड़ी के फट्टों के ऊपर, और उसके बाद उन्हें तराजू में रख के तोला जाता था। जबकि पहले उन घास के ढेर को या फिर उन बोरों को तराजू का इस्तेमाल करके नहीं नापा जाता था, उनको सब केवल अनुमान से ही उनकी कीमत का आकलन किया जाता था कि इतना वजन होगा, इतनी इसकी वैल्यू होगी। लेकिन अब सब काम जो है वो पूरे ढंग से और नीति और नियमों के साथ कंप्लीट किया जा रहा है फायरफ्रे के राज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।